अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मुक़द्दस बट इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा अपडेट्स, न्यूज़ और जो कुछ लर्न किया होता है, उस पे मैं अपना डेली के डेली अपना तज़िया भी पेश करता हूँ। एडा के बारे में आपने पूछा, कार्डेनो का बताएं मुक़द्दस भाई। कार्डेनो की प्राइस देखें, मैं चार्ट के ऊपर अगर नज़र डालें तो इस वक्त तो दोबारा ये जो रेजिस्टेंस है, जो तकरीबन बनती है 32 सेंट की प्राइस। कार्डेनो जो है बार बार इस रेजिस्टेंस से नीचे आ रहा है पिछले चंद दिनों से। ये देखें यहाँ से, अभी ये रिसेंटली जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो पिछले ये 1 आवर चार्ट है, मतलब एक एक कैंडल एक एक घंटे का डाटा आपको बता रही है। तो पिछले चंद घंटों से ये वाली जो रेंज है 32 सेंट एज आ रेजिस्टेंस काम किया और प्राइस जो है वो नीचे ट्रेड हो रही है। इससे पीछे ये रेजिस्टेंस बड़ी स्ट्रॉन्ग है, ये देखने वाली बात है। ये देखें पीछे भी, यानी कल भी मेरा ख्याल है इस प्राइस रेंज में दोबारा ट्राई किया मार्केट ने इसको ब्रेक करने की, ब्रेक नहीं हुई, प्राइस फिर नीचे चलेगी। जब नीचे गई तो नीचे भी एक्सपोर्ट है, 30 सेंट की प्राइस भी एज अ सपोर्ट काम कर रही है और 32 सेंट की प्राइस एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही है। और आप ये देखें पीछे भी यही प्राइस जो है 32 रेंज, ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और यही रेंज जो है एज अ सपोर्ट भी काफी देर की आपको मार्केट में देखना है, एज अ सपोर्ट भी काम कर रही है। तो आप इस प्राइस रेंज को भाई देख लें। अगर तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो फिर ये ऊपर जाएगी, तो ऊपर जाते ही ये इमीडिएट रेजिस्टेंस इसको 33 सेंट की नजर आ रही है। फिर उसके बाद अगली रेजिस्टेंस जो है 34 सेंट पे है। और फिर उसके बाद अगर आप मुझे इजाजत दें, ये वैसे इंट्रा डे ट्रेड के लिए ये वाली प्राइस रेंज में आपको बता रहा हूँ। इंट्रा डे का मतलब ये है कि अगर आप आज ही ट्रेड लगाते हैं तो एक ही दिन में अगर आप उसको क्लोज करते हैं, तो ये उसका पैटर्न आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे चूंकि रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास है, अगर ये दोबारा रेजिस्टेंस पे जाती है तो यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड भी आप ले सकते हैं, या कंटिन्यूएशन यानी यहाँ पे सेल ऑर्डर भी आप ले सकते हैं। इट ऑल डिपेंड कि अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिंग करनी आती है या नहीं। अगर आपको ट्रेडिंग करनी नहीं आती है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने अपने आप को टीच करवाना है। इस बेयर मार्केट में तो आपके पास इनफ टाइम होता है कि आप सीखें। तो मेरे चैनल पे भी वीडियोस मौजूद हैं, यूट्यूब पे वैसे भी पूरा यूट्यूब बड़ा भरा पड़ा हुआ है टेक्निकल एनालिसिस। आप मेरे चैनल पे अगर लर्न करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे लिखें इल्म आलिम टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, इस तरह लिखें, पूरी प्लेलिस्ट है, उसको आप वॉच कर सकते हैं। मार्केट की न्यूज की तरफ आते हैं जी। इथीरियम की कम्युनिटी के लिए एक बड़ी एक्साइटमेंट वाली न्यूज है। इथीरियम के जो डेवलपर हैं उन्होंने कॉल दी है। मेरा ख्याल है जो नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा जुम्मे रात को, उन्होंने बाकायदा अनाउंसमेंट करना है, एक और प्रोटोकॉल अपग्रेड करना है जिसको इप क्या होता है, इथीरियम इंप्रूवमेंट प्रोटोकॉल, जिसको उन्होंने नंबर दिया है 4844। ये उन्होंने इसके ऊपर एक तरह का डेवलपर्स ने मीटिंग करनी है कि वो फ्यूचर में इस इथीरियम इंप्रूवमेंट प्रोटोकॉल को वो अपग्रेड करना चाहते हैं इथीरियम से। अगर ऐसे करेंगे तो इथीरियम की जो स्केलेबिलिटी है वो मजीद इंप्रूव होगी। और को ऑलरेडी मेरा ख्याल है पता होगा कि इथीरियम की स्केलेबिलिटी के इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए इथीरियम के ऊपर लेयर 2 सॉल्यूशंस जो थे वो मार्केट में बहुत, इवन विटालिक बटर ने इसको खुद बहुत प्रमोट करा है। शायद यही वजह है कि मैं देख रहा था ऑन चेन एनालिसिस पे कि इस वक्त इथीरियम की अपनी मेन चेन पे इतना इथीरियम रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा जितना कि लेयर 2 सॉल्यूशंस पे। ये इथीरियम की गैस फीस है जो कि इथीरियम चेन की बजाय जो लेयर 2 प्रोजेक्ट्स हैं, आर्बिट्रम है, ऑप्टिमिज्म है, पॉलीमेटिक है, जितने लेयर 2 सॉल्यूशंस हैं, उन सॉल्यूशंस पे जितनी एक्टिविटीज हो रही हैं, जितने बिजनेसेस रन हो रहे हैं, उनकी फाइनल सेटलमेंट तो इथीरियम की चेन पे होनी है। तो जब फाइनल सेटलमेंट होती है तो वहां पे इथीरियम की चेन कितनी गैस फीस, कितना रेवेन्यू जनरेट करता है, ये उसकी है। तो इस टाइम जब मैं आपके साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मालूम नहीं है मेरी पिक्चर की वजह से आपको ना नजर आ रहा हो, इस वक्त ऑल टाइम हाई के ऊपर है, यानी इथीरियम की लेयर 2 सॉल्यूशन के ऊपर एक्टिविटीज जो है वो ग्रो कर रही हैं। और ये जब अपना प्रोटोकॉल अपग्रेड करेंगे तो उसके बाद ओबियसली इथीरियम की अपनी चेन के ऊपर भी आपको एक्टिविटीज नजर आएंगी। इथीरियम की ऑन चार्ट एक्टिविटी देखें तो फिलहाल तो इथीरियम ने अपनी इस जो रेजिस्टेंस है $1340 की प्राइस, इस प्राइस को ब्रेक करना है तो फिर पता चलेगा कि भाई ये आगे अपवर्ड कोई मूवमेंट इसकी हो सकती है या नहीं। ये देखें यहाँ पे इथीरियम ने अपना डिसेंडिंग पैटर्न ब्रेक किया था, ऊपर थोड़ी सी गई, लेकिन उसके बाद फिर एफटीएक्स मेरा ख्याल है सागा हो गया और उसके बाद फिर इथीरियम की प्राइस जो है वो नीचे क्राइसिस पे है। लेट्स सी कि आगे क्या डेवलपमेंट होती हैं। मैं सच्ची बात पूछें तो मैं खुद इरादा रखता हूँ कि मार्केट में मुझे थोड़ी इन्वेस्टमेंट की एक फीलिंग है कि मुझे करनी चाहिए, लेकिन मैं फिर सोच रहा हूँ कि यार एक बार फिर एक बड़े डिप का वेट कर लें, जहां इतना सब्र किया, क्योंकि ज्यादा
अगर हम सब्र करेंगे तो डिस्काउंट पे प्राइसेस मिलेगी। ये भी मुमकिन है कि आगे मैं जाके आपके साथ एक विली वू की एक नया बिटकॉइन का एनालिसिस है उनका, एक नया मॉडल उन्होंने प्राइस और बिटकॉइन की बॉटम के हवाले से उन्होंने एक मॉडल तैयार किया, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अगर मार्केट यहाँ से फॉर एग्जांपल मार्केट ने अपना बॉटम देख लिया और मार्केट इससे ज्यादा नीचे नहीं जाती है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट तो आप लोगों की भी होगी, मेरी भी है, लेकिन अगर नीचे चले जाती है तो इस सबर का हमें फल मिलेगा, मजीद डिस्काउंटेड में हमें बीटीसी मिलेगी। मैं चाहता हूँ कि बीटीसी की प्राइस जो है कोई 12,000 की रेंज में आए, तो फिर मैं कुछ बीटीसी भी थोड़ा बहुत बाय करूंगा और साथ इथीरियम का मेरा इरादा है उसको भी करूंगा। हाँ, और ये चीज मैं आपको जरूर शेयर करना चाहता हूँ कि मैं अब ये इरादा कर रहा हूँ कि मैं जो आल्ट कॉइन्स हैं उनमें भी एंट्री डालूं। शिबा कॉइन के हवाले से न्यूज है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी ये जो रिसेंट डिप आया था, उस डिप में मैंने कोई 500 का शिबा भी बाय किया था। ये लॉन्ग टर्म रिकमेंडेड कॉइन नहीं है, लेकिन अगर ये जो मीम कॉइन्स होते हैं जब ये पंप भी देते हैं तो अच्छा खासा रिटर्न देते हैं। तो इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि आल्ट कॉइन्स में भी मैं थोड़े थोड़े कोई 200 300 400 500 डॉलर जो है वो आल्ट कॉइन्स में भी इन्वेस्ट करूं। तो आप भी चाहें तो कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ शेयर करूं कि कौन कौन से आल्ट कॉइन्स में मैं इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखता हूं। उसको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेना, मैं तो इस बात को समझता हूं कि इस वक्त जब मार्केट में बहुत रिस्क और पैनिक होता है तो सेफ और सिक्योर रहने के लिए आपको बिटकॉइन और इथेरियम में ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अच्छा, कल की वीडियो में मैंने आपको मेटामास्क के हवाले से अपडेट दी, जो उसकी प्राइवेसी के हवाले से थी, उस हवाले से भी कुछ अपडेट है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे यूनिस्वैप की, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 4-5 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि यूनिस्वैप के बारे में भी ये इल्जाम लगाया जाता है कि वो भी अपने यूजर्स के आईपी एड्रेस वगैरह को वो रिकॉर्ड करते हैं। तो अभी यूनिस्वैप ने मैसेज किया अपनी कम्युनिटी को जी कि हम, पहली बात तो यह है कि हम लोग किसी का कोई डाटा, वी डू नॉट कलेक्ट एंड स्टोर पर्सनल डाटा, हम किसी का कोई पर्सनल डाटा सेव नहीं करते, जैसा कि किसी का नाम है, जैसा कि किसी का एड्रेस है, ना डेट ऑफ बर्थ, ना ईमेल एड्रेस और ना ही इवन आईपी। तो इस वजह से आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नो ये इन्होंने पॉलिसी, ये जो प्रेशर पड़ा है कम्युनिटी की वजह से, उस वजह से पॉलिसी अनाउंसमेंट की है या उसमें चेंजेस की है। अगर तो ऐसा है तो मेटामास्क में भी जितना बैकलैश कम्युनिटी की तरफ से गया है मेटामास्क को, क्योंकि मेटामास्क का अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करता है अपने स्वैपिंग फीचर से। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया कि 0.8% ये हर ट्रांजैक्शन का, हर स्वैप का ये चार्ज करता है मेटामास्क। तो अगर कम्युनिटी नहीं होगी तो मेटामास्क के रेवेन्यू में दंड पड़ेगा। तो इस वजह से मुमकिन है आने वाले वक्तों में मेटामास्क भी अपनी जो पॉलिसी है जिसमें वो हर ट्रांजैक्शन में जो आप लोगों के एड्रेस और आपका आईपी जो रिकॉर्ड में लाते हैं वो शायद ना लाएं, आने वाले वक्तों वो भी अपनी पॉलिसी चेंज करें। अच्छा जी, ये एक ट्विटर अकाउंट है जो कि लूना के वक्त बहुत एक्टिव था। जब लूना क्रैश हुआ उससे पहले कई हफ्ते ये बंदा लूना के फंडामेंटल एनालिसिस करता रहा और बार बार कम्युनिटी को बताता रहा कि लूना क्रैश हो जाएगा, लूना से बाहर आ जाओ। बहरहाल मेरी तरह आप में से बहुत से लोगों ने नहीं सुना था और लूना क्रैश हो गया। अभी ये दोबारा कॉल आउट कर रहा है। वेब जो बिटकॉइन है उसका रैप वर्जन इथेरियम के ऊपर है। कल भी मैंने इस हवाले से आपको वीडियो बताई थी, वीडियो में बताया था कि बीटीसी को इस वक्त, क्रिप्टो मार्केट को सॉरी, इस वक्त जब तक ये WBTC वाला दोबारा 1 इथेरियम के साथ पैच, 1 BTC के साथ पैच नहीं होता, तो ये भी एक खतरा मंडलाता रहेगा। अभी इसने रिसेंटली ट्वीट किया, इसने कहा जी कि 4 ऐसी बैंकरप्ट कंपनीज हैं जिनके पास तकरीबन अल्मेडा रिसर्च यानी FTX की जो वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म थी, उनके पास 1,01,746 WBTC था। अब ये WBTC क्या है? 1,00,000, दूसरे लफ्जों में 1,01,746 BTC उन्होंने दे के, बिटगो एक एप्लीकेशन है, उनसे बदले में इथेरियम के ऊपर WBTC लिया था जिनको वो यूज कर रहे थे। ये भी बैंकरप्ट। कॉइनलिस्ट भी क्राइसिस के ऊपर है, उन्होंने भी 48,406 WBTC मिंट किया। इसी तरह ग्रेव फ्रूट ट्रेडिंग ये भी क्राइसिस में है और 3 एरोज कैपिटल भी ऑलरेडी बैंकरप्ट हो चुकी है। तो ये इसके बकौल कि ये एक मार्केट में खतरा है। अगर इतना ज्यादा जो WBTC है, वो ऐसी कंपनीज जो कि बैंकरप्ट हो गई हैं, अगर वो मिंट करेंगी आउट ऑफ थिन ईयर, क्योंकि BTC तो पीछे है नहीं, तो ये कंसर्न इन्होंने शो करवाया। उस पे कुछ लोगों ने मार्केट में अपडेट दिया, उन्होंने कहा जी आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जितनी आप बता रहे हैं कि बैंकरप्ट कंपनीज ने
WBTC मिंट किया है, जो BTC बदले में उन्होंने दिया है वो BTC उनकी कस्टडी में नहीं है। BTC पीछे सेव पड़ा हुआ है, बिट पे प्लेटफॉर्म के ऊपर सेव पड़ा हुआ है, तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है। बहरहाल इस तरह की जब सिचुएशन हो क्रिप्टो मार्केट के, अब हालात ये हो गया कि आपको जहां कहीं थोड़ी सी भी कोई बैड न्यूज आए तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि बजाय इसके कि आप सोचें कि यार ये फंड है ये वो, आप सबसे पहले तो अपने फंड्स को सिक्योर करें, उसके बाद फिर आप रिसर्च करें कि क्या वाकई उसकी बात में कोई जान है या नहीं है। तो अगर WBTC में आपके कोई फंड्स पड़े हुए हैं तो बजाय इसके कि वो मतलब डीपैच हो जाए, तो उससे पहले पहले आप वहां से निकल सकते हैं। एक तो इसका ये पहलू निकल सकता है। दूसरा, ये रिस्क और रिवार्ड वाला भी एक मैकेनिज्म है, यानी अगर ये डीपैच होगा तो इस मौके पे जो बंदे रिस्क लेंगे, ऑब्वियसली अगर ये दोबारा पैच से दोबारा 1 WBTC इज इक्वल टू 1 BTC आ जाता है, तो जिस बंदे ने नीचे डी पैच के ऊपर जितने % डिस्काउंट पे लिया होगा WBTC, उतने % उसको बेनिफिट हो सकता है। इट ऑल डिपेंड कि भाई आप कितने रिस्क टेकर हैं, आपको करना चाहिए या नहीं। बहरहाल लेट्स सी, ये अपडेट थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। ये वो मॉडल है जी जो मैं आपको कह रहा था, विलीवू कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था। अगर आप ट्विटर यूज करते हैं तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। इन्होंने ये एक मॉडल क्रिएट किया है जो इनके मुताबिक जो BTC की एज और वैल्यू जब वो नए यूजर को चले जाती है तो उससे नया जो फ्लोर प्राइस है वो डिसाइड होती है। तो ये इन्होंने मॉडल क्रिएट किया है जिनको ये CVDD मॉडल कहते हैं। ये कहते हैं 2009 से मैंने ये मॉडल क्रिएट किया था, अभी मैं फर्स्ट टाइम इसको टेस्ट कर रहा हूं। तो इस मॉडल के मुताबिक BTC ने, इनके बकौल BTC ने अपना 2 बार इस फ्लोर प्राइस को टच कर लिया है। इनके बकौल BTC ने अपना बॉटम जो देखना था वो देख लिया। अब BTC अब यहां से ऊपर ही जा सकता है, इससे ज्यादा क्रैश नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है अगर ज्यादा डिप लिया भी तो BTC ने इनके मॉडल के मुताबिक वो 12,000 या 10,000 से नीचे नहीं जाना चाहिए। लेकिन भाई मार्केट में अगर दीगर मॉडल्स गलत हो सकते हैं तो ये मॉडल क्यों गलत नहीं हो सकता। लेट्स सी, जो भी अपडेट्स हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। आपका ये अपना खुद आपने डिसीजन लेना है कि भाई आप इस मॉडल को बिलीव करते हुए आप ये समझ सकते हैं BTC का बॉटम जितना है वो है। अब आप यहाँ पे एंट्री लेना चाहते हैं या क्या मजीद डिस्काउंट का वेट करना चाहते हैं। ब्लैक फ्राइडे की आजकल बड़ी कैंपेन चल रही है, क्या ब्लैक फ्राइडे की कैंपेन के ऊपर जो डिस्काउंट है वो आप लेना चाहते हैं या नहीं। BTC की प्राइस भी कल मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस का कि भाई ये रेजिस्टेंस जो है सॉरी स्पोर्ट का यहाँ पे था जब मैं कल वीडियो बना रहा था। तो मैंने आपको कहा था कि अगर ये स्पोर्ट पे काम किया तो BTC की प्राइस ऊपर जाएगी, अगर नीचे गया तो फिर प्राइस जो है वो नीचे जा सकती है, दोबारा वो 14,000 12,000 की रेंज में नीचे जाती हुई नजर आ सकती है। लेकिन प्राइस तो नीचे आ गई है, लेकिन अब ये प्राइस एज अ सपोर्ट की बजाय अब एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही है। ये देख रहे हैं नीचे आके फिर कई बार ये वाली जो रेंज है 16,500 600, एक मिनट मुझे इजाजत दें, 16,500 से लेके 16,600 की रेंज में ट्रेड हो रही है पिछले कई घंटों से। तो एक्टिविटी भी आपको ना होने के बराबर नजर आ रही है। मेरा ख्याल है यहाँ पे अगर आप रिस्क लेना चाहें, अगर आप सेल ऑर्डर लगाना चाहें, ट्रेडिंग करना चाहें, तो यहाँ पे आप बिल्कुल इस वक्त रेजिस्टेंस के पास है, यहाँ पे आप सेल ऑर्डर ले सकते हैं। और अगर आपने स्टॉप लॉस लगाना है तो स्टॉप लॉस मेरी नजर में ये बेस्ट प्राइस बनती है, 16,850 को आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और अगर ये 1% 2% बनता है तो प्रॉफिट जो है, टेक प्रॉफिट जो है वो उसका आप दुगना कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर 2% आप स्टॉप लॉस रखते हैं तो आप 4% या 5% आप स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट जो अपना सेट कर सकते हैं। अच्छा जी, बाइनांस ने फाइनली अपने जो प्रूफ ऑफ रिजर्व के हवाले से बाकायदा अपने यूजर्स को कहा है कि भाई आप लोग अगर चाहें तो अपने हमारे पास जो आप लोगों ने फंड्स रखे हुए हैं उनके अपने रिजर्व देख सकते हैं कि उन एसेट्स में हमारे कितने फंड्स हैं। ये मैं देख रहा था कि इनके पास टोटल जो बाइनांस के पास बिटकॉइन पड़ा हुआ है, इनके ऑन चेन रिजर्व जो है बिटकॉइन के, वो 5,82,485 बिटकॉइन है, जिसमें से 5,75,742 यानी तकरीबन ये सारे का सारा बाइनांस के यूजर्स का BTC इनके पास पड़ा हुआ। बाइनांस के अपने पास यूं समझ लें कि सिर्फ 7,000 के करीब BTC है, यानी बाइनांस का अपना पर्सनल BTC 7,000 के करीब है, बाकी सारे का सारा यूजर्स के फंड है इनके। अब आप अपना कैसे चेक कर सकते हैं, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया था
मैं आपको अपना दिखा देता हूँ। आप भी इसी तरह, मैं इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भी अपने रिजर्व। अच्छा, फिलहाल इन्होंने बीटीसी के रिजर्व पेश किए हैं। ये कह रहे थे कि आइंदा चंद हफ्तों में हम दीगर जो हमारे एसेट्स हैं उनकी भी, चूंकि ये मार्कल ट्री इन्होंने क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ देना होता है, तो कह रहे हैं कि उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। ये देखें यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आइंदा फर्स्ट आइंदा, हाँ ये फर्स्ट बैच है जी ऑडिट रिपोर्ट का। तो आइंदा फिर जो दीगर इनके पास एसेट यूजर्स के पड़े हुए हैं उनका भी ये प्रूफ ऑफ रिजर्व का बाकायदा प्रूफ देंगे। ये देखें यहाँ पे मैं आया हूँ प्रूफ ऑफ रिजर्व में, आप आएंगे तो यहाँ पे ये आपके, ये मेरे पास बीटीसी जो बाइनांस के अकाउंट में पड़ा हुआ है, इनके टोटल रिजर्व में जो मेरे फंड्स हैं यहाँ पे शो हो रहे हैं। गो के जो मेरे पास फंड है वो 0.15 है, यहाँ पे कुछ ज्यादा शो हो रहे हैं। इन्होंने ऑलरेडी कहा कि भाई ये आपने नोट करना है कि ये जो हम आपको रिपोर्ट दे रहे हैं ये एग्जैक्टली वैसे नहीं होगी कि जैसा आपका बैलेंस होगा, इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब इसी के ऊपर एक मार्केट का दूसरा जो कंपटीटर है क्रैकन, क्रैकन का जो सी है जैसी पॉल, उसने कहा ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बाइनांस ने अगर प्रूफ ऑफ रिजर्व पेश कर दिया है, मतलब बराह रास्त उसने बाइनांस का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उसने कहा कि जो भी ये कैंपेन चला रहा है उसको ये यूजलेस है। क्रैकन के सीईओ की नजर में ये यूजलेस है। वो कहता है कि अगर आपने प्रूफ ऑफ रिजर्व पेश करने हैं, सबसे पहले तो आप उसका ऑडिट करवाएं किसी इंडिपेंडेंट ऑडिटर फर्म से। वो आपके रिजर्व का ऑडिट करे कि वाकई आपके पास जो रिजर्व हैं उनमें से यूजर्स के कितने फंड्स हैं और आपके कितने फंड्स हैं। एक तो ऑडिट रिपोर्ट्स आप पब्लिश करें, और दूसरा उसने कहा कि भाई ये जो आपने रिजर्व पेश किए हैं इसके साथ साथ आपके ऊपर लाइबिलिटीज कितनी है, वो लाइबिलिटीज का भी प्रूफ है। मतलब बाइनांस के पास यूजर्स के फंड कितने हैं और बाइनांस ने के ऊपर लाइबिलिटीज कितनी है, वो भी साथ देंगे तो ये जो ट्रांसपेरेंसी का पहलू है फिर इसमें से निकलता है। तो मेरा ख्याल है बात इस बात में भी वजन है। और आइंदा शायद मार्केट आहिस्ता आहिस्ता अगर आपने आपको ट्रांसपेरेंट करना चाहती है तो मार्केट को आहिस्ता आहिस्ता उधर जाना पड़ेगा। और एक इस हवाले से मैं और आपके साथ बात शेयर करना चाहता हूँ। आई डोंट नो वो कितना फैक्ट है, लेकिन एक बंदा कह रहा था कि बाइनांस ने जो अपनी ऑडिट वगैरह बाइनांस करवाता है, जिस फर्म से एफटीएक्स अपनी ऑडिट रिपोर्ट करवा रही थी, ऑडिट्स करवा के पब्लिक कर रही थी, सेम उसी फर्म से बाइनांस भी अपना ऑडिट करवा रहा है। आई डोंट नो एग्जैक्टली ये फैक्ट है या नहीं, लेकिन ये भी एक तरह की हैरानकुन बात है। अच्छा जी, शिबा इनू के मैंने आपको बताया कि $500 की मैंने इन्वेस्टमेंट की थी। मैं तो तकरीबन मेरा ख्याल है कोई $60-70 के लॉस में हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा ऊपर से बाय किया था। शिबा की प्राइस मजीद नीचे गई है। इस वक्त शिबा के ये इनटू ब्लॉक के जो ऑन चेन एनालिसिस के मुताबिक तकरीबन 75% शिबा होल्डर जो है वो लॉस में है। ये आपको इन एट आउट नजर आ रहा है जब ऑप्शनल ट्रेडिंग के ऊपर ये 3 टर्म जो है वो यूज होती हैं। इन का मतलब इन द मनी, यानी ऐसे इन्वेस्टर जिन्होंने बाय किया और बाय के बाद प्राइस अगर उस रेंज में चलेगी है जहां पे उनको प्रॉफिट आ रहा है तो उसको इन द मनी बोलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की लैंग्वेज में। मेरे चैनल में इंशाल्लाह बाकायदा मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर वीडियोस भी बाकायदा स्टार्ट करूंगा। एट द मनी मतलब जिस प्राइस पे बाय किया था ऑलमोस्ट उसी प्राइस पे है प्राइस भी, और आउट ऑफ द मनी यानी जिस प्राइस पे आपने बाय किया था मार्केट उसके अगेंस्ट चले गई है। तो इस वक्त 74% जो शिबा इन्वेस्टर्स हैं वो अंडर वाटर हैं। इसका मतलब ये है कि इस वक्त अगर वो सेल करते हैं, शिबा मजीद क्रैश करता है तो कैपिचुलेशन होगी, वो लॉस में अपना सेल कर रहे होंगे। दूसरे लफ्जों में एक ये भी मैसेज आता है कि अगर आप यहाँ पे बाय करना चाहें तो नॉट अ बैड टाइम, अगर आप इसमें रिस्क लेना चाहें तो। दूसरा और इनके इंडिकेटर्स वगैरह मैं देख रहा था, मार्केट के सेंटिमेंट जो है इनटू द ब्लॉक में मोस्टली बैरिश हैं अभी भी। सिर्फ 1% जो है इसमें चांसेस है कि जो मार्केट दोबारा पंप कर सकती है, लेकिन शिबा की प्राइस जो है ओब्वियसली सारी मार्केट के साथ साथ ही बिहेव करेगी। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल हटके करेगी अनटिल अनलेस कोई बड़ी बिग वेल एंट्री ना डाल दे। और अगर चार्ट पे इसकी नजर डालें तो चार्ट पे इसने अपनी इस वाली रेजिस्टेंस को ब्रेक तो किया, ये देखें ये 4 आवर का चार्ट है, रेजिस्टेंस को ब्रेक तो किया लेकिन फिर दोबारा उस रेजिस्टेंस के पास है। क्या ये दोबारा इससे नीचे आएगी लाइन के इस प्राइस के, या के ऊपर ट्रेड होगी? अगर ऊपर ट्रेड होगी तो शिबा की जो प्राइस को नेक्स्ट रेजिस्टेंस नजर आ सकती है, बल्कि यहां पे ये देखें आके इस प्राइस के ऊपर ये एज अ रेजिस्टेंस, ये वाली प्राइस एज अ रेजिस्टेंस काम की। अभी अगर इसको भी ब्रेक करती है तो शिबा की प्राइस को नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो 0.010 पे जा सकती है, अगली रेजिस्टेंस जो है। लेट्स सी
लास्ट में जी मेरे से किसी ने सवाल किया कि इथीरियम बाइनांस के प्लेटफॉर्म के ऊपर इथीरियम 2 की स्टेकिंग के मतलब गाइड करें। देखिए इथीरियम 2.0 के ऊपर इथीरियम के टोकन स्टेक करने की आप खुद भी बराह रास्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट यह है, एक तो आपका अपना सिस्टम होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए और कम से कम 32 इथीरियम के कॉइन होने चाहिए। अब मोस्टली जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास इतने इथेरियम नहीं है, ना ही उनके पास इतना टेक्निकल नॉलेज यहाँ होता है। तो इस तरह के जो सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म और डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है वो आपको ऑफर करवाते हैं कि भाई अगर आपके पास एक इथेरियम भी है, हाफ इथेरियम है, जितना भी आपके पास इथेरियम है आप उनके पास स्टेक करें। वो अपना उन्होंने नेटवर्क नोड बनाया हुआ है, मतलब बाइनांस ने अपना बनाया है, ह्यूबी ने अपना बनाया होगा, ओकेएक्स ने अपना बनाया होगा। वो अपने अपने यूजर्स को इथेरियम 2.0 में ईथ टोकन स्टेक करने की वो ऑफर करवाते हैं। तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज आपने जेहन में रखना है, कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो कि आपसे जो कि इथेरियम 2.0 में जो बंदा अपने इथेरियम स्टेक करता है वो उस वक्त तक अनस्टेक नहीं कर सकता जब तक कि इनका शंघाई अपग्रेड नहीं हो जाता, जो कि अगले साल में जाके कहीं होगा। मुमकिन है 1-1.5 साल उसको भी लग जाए। जब शंघाई अपग्रेड होगा उसके बाद जिस जिस बंदे ने इथेरियम 2.0 पे अपने टोकन स्टेक किए हुए हैं वो अनस्टेक कर सकता है। तो आपने बस ये मेक श्योर कर लेना कि जिस प्लेटफॉर्म पे आप इथेरियम स्टेक कर रहे हैं क्या आपको वो फिक्स स्टेकिंग की ऑफर करवा रहा है या कि आपको बदले में कोई और टोकन दे रहा है जिसकी आप बाद में स्टेकिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप बाइनांस पे इथेरियम अपने स्टेक करते हैं इथेरियम के 2.0 प्लेटफॉर्म पे, तो बदले में आपको एक और अपना पेज टोकन देते हैं जिसको फॉर एग्जांपल आपको बाद में जरूरत पड़ेगी है, तो आप उस वो जो बाइनांस ने आपको टोकन दिया है पैच टोकन, उसकी ट्रेडिंग करके अपने पैसों को दोबारा ले सकते हैं। तो इस तरह भी आप कम कर सकते हैं। अच्छा, बेकरी स्वैप पे स्टेकिंग से मतलब भी मेरे से पूछा। देखिए बेकरी स्वैप या इस तरह के डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म भी आपको अगर स्टेकिंग की ऑफर करवाते हैं तो क्योंकि वो होता डिसेंट्रलाइज है, यानी आप अपने पर्सनल वॉलेट से उधर स्टेकिंग करते हैं, उनके प्लेटफॉर्म पे डिपॉजिट नहीं करते हैं, तो उस सूरत में भी आपके फंड्स आपके अपने वॉलेट से निकल के एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लॉक हो जाते हैं। उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ना तो आप एक्सेस कर सकते हैं ना वो एक्सेस कर सकते हैं। वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो रूल्स डिसाइड होंगे, अगर तो वो फ्लेक्सिबल है, यानी फ्लेक्सिबल का मतलब कि जब आपका दिल करे अनस्टेक कर लें तो आप उसको अनस्टेक कर सकते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से दोबारा फंड्स अपने वॉलेट में डाल सकते हैं। अगर वो फिक्स्ड स्टेकिंग है तो जब तक वो पीरियड खत्म नहीं होगा आप उसको अनस्टेक नहीं कर सकते। तो इस तरह अगर आप स्टेकिंग वगैरह करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में स्टेकिंग के हैकिंग के चांसेस भी होते हैं, ये आपने जेहन में रखना है। मैं अपने सारे एक्सपीरियंस से एक चीज लर्न करी है कि आप अपनी स्टेकिंग स्टूकिंग के लालच में ना पड़े। जो आपने लॉन्ग टर्म टोकन सेव करने हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, उनको लॉन्ग टर्म ही अपने पास रखें। स्टेकिंग रखने में कुछ परसेंटेज आपको, वो भी सालाना, ज्यादा से ज्यादा 4-5% पर एनम। सालाना 5% का क्या बनेगा? तो इतनी बड़ी अमाउंट को आप सिर्फ 4-5% रिस्क पे लेना, क्योंकि आप अपने वॉलेट से निकाल के फंड्स उनके पास दे देते हैं, तभी तो आपको स्टेकिंग वो रिवार्ड देते हैं। तो आप रिवार्ड में रिस्क लेने मैं खसूसन उन बंदों को, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। आप में से जो बंदे ऑब्वियसली रिस्क लेंगे तो उसका रिवार्ड भी तो मिलेगा। ये मैं उनको मैसेज दे रहा हूँ खसूसन जो बिल्कुल रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ये उनके लिए मैसेज है कि वो स्टेकिंग स्टूकिंग से वो अब दूर ही रहें अगर वो अपने फंड्स को सिक्योर करना चाहते हैं। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।